to you all. Good evening. On behalf of Indian section, I welcome you all in the online study class conducted by Sister Varsha. Let us start our program with universal invocation. Om. 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 O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every treasure. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Meditate for one. Online study class is conducted by Sister Varsha on the book Self-Culture in the Light of Ancient Wisdom, Part 3, Chapter 5, Part of the Physical Body. We all know Sister Varsha. She is the member of Ahmedabad Lodge under Gujarat Federation. She is a very energetic, active, devoted member. She was the council member, national lecturer, and director of the youth program. Now, she is conducting online study class and delivering online lectures and doing also theosophical order of service. To Buddha theosophical order of service. Now, I request Sister Varsha to continue his study class. Sister Varsha. नमस्ते टू ऑल सभी बंधु और भगिनियों को मेरा प्रणाम। अभी आवाज ठीक है दीदी मेरी? हेलो, क्लियर नहीं होता है, साउंड ठीक से नॉट ऑडिबल। लैपटॉप से मैं ज्वाइन हो रही हूँ, बस 2 मिनट। तब तक अगर ऑडियंस में से किसी को पार्ट 1 में यस हाँ मैं इस डिवाइस में हाँ सर इसमें से को होस्ट बना दीजिए। चलो नाउ थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज का जो चैप्टर है वो 5th चैप्टर है, लेकिन 5th चैप्टर को देखने से पहले शुरू करने से पहले 5th चैप्टर को शुरू करने से पहले पार्ट 1 में हमने जो देखा है इसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेंगे। ये पार्ट 1 में सेल्फ कल्चर में हमने 3 चैप्टरों के बारे में से देखा था, जिसमें गुह्य विद्या का विकास सिद्धांत था, मनुष्य की संरचना और आत्म साधना एक विज्ञान है। ये बातें हमने
पार्ट 1 में देखी थी। आत्म साधना तो आत्मा तो जो हमारे सब में मतलब मिली हुई है, जो भी हम इसका नाम दे, बस इसको पहुंचने तक का जो रास्ता हमें तय करना है, इसी को हम साधना बोलते हैं। चैप्टर 1 में हमने विकास क्रम का जो सिद्धांत है, जो थियोसॉफी बहुत डीप में बताती है, इसके बारे में देखा था। कम कि हमारी संरचना वानर में से नहीं, लेकिन मिनरल से भी आगे के भूत सत्व, और फिर बाद में मिनरल्स में, मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम में, और फिर एनिमल किंगडम में, और फिर एनिमल किंगडम से जो हमारा ग्रुप सोल था, वो जब ह्यूमन किंगडम में हम आए, तो कैसे हम इंडिविजुअल सोल्स में आगे बढ़े। फिर जब हम हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो इंडिविजुअल सोल में आ जाता है, तो फिर इसमें हमने कई इस प्लेनेट ग्रह पे करोड़ों अबजों साल हमने बिताए हैं, और अब भी आगे जाके भी हम बिताएंगे। तो अब तक हमारा जो विकास है वो एक कहा ना कि ऊपर के जो नॉलेज है हमारी संरचना का, कि जहां हमें पहुंचना है वहां तक पहुंच गया है, और जहां से हम जर्नी करके आए हैं बाकी की किंगडम से, वहां तक का भी हमें ज्ञान मिल गया है। मानो कि अभी हम मिडल में हैं, और मिडल से अभी हमें आगे हमारी जो डिवाइन डेस्टिनी है वहां तक हमें जाना है। तो कैसे जाना है, तो इसका मार्गदर्शन हमें ये पुस्तक में बहुत अच्छे से आई.के. तमिनी जी ने बताया है। ये हमारी संरचना का पूरा एक प्लान है, जिसमें हमको स्थूल से खनिज, खनिज से वनस्पति, से पशु, से मानव, से कैसे अति मानव तक की जर्नी हमें करनी है। तभी इसका सारा जो रहस्य है वो जो किताबों में लिखा है, इसको डायरेक्टली हम अनुभव कर सकते हैं। और हर प्लेन के लिए हमें वो अनुभव प्राप्त करने के लिए अलग अलग बॉडीज हमें दी है। तो वो हमने पार्ट 1 में देखा था। फिर हमारा जो डेस्टिनी है वो कैसे स्थूल प्लेन से लेके लास्ट वाला जो बॉक्स है, आत्मिक लोक पर, समाधि पर, हमारा आत्मिक प्लेन पे हम किस बॉडी में रिफ्लेक्ट करेंगे, तब जाके पूरा जो प्रकृति के रहस्य है, जो भी हमारा प्लेनेट ग्रह का जो भूतकाल है, भविष्य काल है, दूसरे ग्रहों की संरचनाएं हैं, सौर मंडल, गैलेक्सी, मिल्की वे, जो भी नाम दे इसको, डायरेक्ट हम वहां से हम वो समझ सकते हैं। तो वो डेस्टिनी हमें तय करनी है। फिर यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से आई.के. तमिनी जी ने हमें बताया है कि हमारा जो डेस्टिनी है वो आत्मा से परमात्मा तक या मानव से अति मानव तक ही सीमित नहीं रहता है, लेकिन आत्मा से परमात्मा तक की भी जर्नी हमें तय करनी है। लेकिन हम एक बोले कि इकाई में आके नहीं आगे मेरे पकड़ी छाने देखिए अरे एमाने सागु देखिले कोन एते करिवो बहुत हे जीवो 25 एक डेढ़ बोले कि हम इकाई में आके कैसे हम फंस जाते हैं। म्यूट करो सोना पा किलो बेसन आनी था किलो वाले असुविधा ना गोटे बड़ लाभ नहीं सोना पा म्यूट करो। ओके। तो कैसे हम नीचे की जो नीचे का सबसे छोटा हमारा जो गोला है, तो वो हमारी नीचे की लोअर पर्सनालिटी से बना हुआ है, नीचे के 3 शरीरों से, स्थूल, सूक्ष्म और एस्ट्रल, और लोअर मेंटल का करीब करीब कुछ पदार्थ, तो इसको हम देहात्मा बोलते हैं। फिर आगे का जो 3 प्लेन का जो है हमारी बनावट, इसको हम जीवात्मा बोलते हैं। और फिर आगे बड़े गोले की 3 की जो इकावट है, इसको हम आत्मा बोलते हैं। और इस इकाई तीनों की जो इकाई है 3 की, इनमें से भी हम जब बाहर निकल जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट आत्मिक प्लेन पे आने के बाद भी हम छोड़ देते हैं सब कुछ, समझ लो कि मर्ज कर देते हैं, तब जाके हम जो हमारा मेन जो सोर्स है लिमिटलेस, वहां हम पहुंच सकते हैं। कई लोग यहाँ पे आके हम ब्रह्मसी, मैं ही भगवान हूँ, ऐसे ही एक झूठे इल्यूजन में आके भी फंस जाते हैं। तो थियोसॉफी हमें यहाँ पे आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन देती है कि एक भी प्लेन पे हमें फंसना नहीं है, तभी जाके हम सच्चे परमात्मा को समझ सकते हैं। फिर तीसरे चैप्टर्स में हमें वो सब जो इकाइयों की हमने बात की, देहात्मा से जीवात्मा, जीवात्मा से परमात्मा, तो वहां कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। तो नीचे से हमारी प्रिपरेशन शुरू होती है। तो नीचे हमारी इस प्रिपरेशन को करने के लिए कुछ क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमारी जो जर्नी है वो पहले तामसिक गुणों से शुरू होती है, फिर राजसिक गुण और फिर सात्विक गुण की जर्नी हमें तय करना है। और इसके बाद प्रकृति के जो 3 गुण है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन प्रकृति के गुणों से भी हमें पर जाना है, तब जाके वो लिमिटलेस जो परम आत्मा है, इसके गुण को, इसकी सच्चाई को, या इसका अनुभव है, इसको हम समझ सकते हैं। तो ज्यादातर हमारा जो ह्यूमन फॉर्म है वो अभी राजसिक गुण की क्वालिटी में आ चुका है, इसीलिए इस पृथ्वी पर बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारा शोर बकोर हमें देखने को मिलता है।
और जो लोगों ने समझ लिया है कि अभी इस एक्टिविटीज में, नेम फेम में, इन सब में अब कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी पदार्थ नाशवंत है, तो फिर वो धीरे धीरे इनका जो चॉइस है वो धीरे धीरे सतोगुण की ओर बढ़ता है। फिर एक समय आता है कि इस प्रकृति से भी हमें पर जाना है। फिर ये तो रही स्थूल शरीर की बात। फिर चेतना को हमें डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमारी अंदर की जो इनर क्वालिटी है, सत्य चित्त आनंद, वो हमारा ओरिजिनल डेस्टिनी है, वही हमारा सत्यम शिवम स्वरूप है। तो वहां तक हमें पहुंचना है। तो वो सारी बातें हमने इसमें देखी थी पार्ट 1 के फर्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पे हमें बताते हैं ए.के. तैमिनी जी कि सारे प्राकृतिक नियमों जो है इसका सच्चा सार तो आफ्टर ऑल अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन है, यानी कि आत्म साक्षात्कार ही करना है। फिर दूसरे वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि आत्म संयम और आत्म साधना, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आत्म संयम और आत्म साधना के लिए हमें प्रकृति ने 7 शरीर दिए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो कड़ी मेहनत करनी है वो हमें नीचे के 3 शरीरों पर ही करनी है। हमारा फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जो करीब करीब दोनों को हम सूक्ष्म बॉडी, लिंग शरीर, या कहो प्राणमय कोश और अन्नमय कोश को हम यहाँ एक ही मानेंगे। तो इसके बाद हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, इमोशंस बॉडी है, और लोअर मेंटल बॉडी। तो इन तीनों से मिलके हमारे नीचे की पर्सनालिटी बनती है, जिसके लिए हम थियोसॉफी में देहात्मा एवं ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वो हमें यहाँ पे देहात्मा को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देहात्मा के डेवलप करके हम कहाँ जाएंगे, तो हम चैतन्य की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वैसे तो सारे पदार्थ है वो एनर्जी और मैटर से ही बने हैं, तो हमें मैटर से एनर्जी की ओर जर्नी करनी है। फिर हमें मेल और फीमेल बॉडी हमें मिला हुआ है। तो जो बॉडी है वो हमें इसीलिए मिला है ताकि हम ज्ञात से अज्ञात की जो जर्नी है वो हम तय कर सके। फिर अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करेंगे तो फिजिकल बॉडी सिर्फ बाहर से हम चमड़ी का एक आवरण देखते हैं, लेकिन इस चमड़ी के आवरण के पीछे इतनी सारी चीजें अंदर प्रकृति ने पूरा ये डिवाइन जो मशीन हमें दिया है फिजिकल बॉडी, तो ये इतनी सारी चीजें इसके अंदर निहित है। मतलब कि समझ लो कि हम डिवाइन मशीन लेके हम घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमें इतनी मालूम नहीं होती है। तो इसको सारा मैंने यहाँ पे इस पिक्चर्स के माध्यम से अलग कर दिया है। कैसी, तो सबसे बड़ा जो मेन चमड़ी के अंदर का सबसे बड़ा जो मेन ढांचा है वो है हमारा ये स्नायु तंत्र। ये स्नायु तंत्र जो हड्डियों से बना हुआ है, और भी बहुत सारे डिवाइन्स एटम से इसमें इसकी बनावट हुई हुई है। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं इनको ये डीप में इसका नॉलेज होता है। फिर इसके ऊपर ये सारा मांस मज्जा है। फिर इसके अंदर ये सारा सूक्ष्म शरीरों में ये सारा नाड़ियों का तंत्र है। तो हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जब जर्नी करते हैं तो ये सबसे मेन भूमिका है हमारे स्नायु तंत्र की और हमारे नाड़ी तंत्र की, जिसकी बात आगे आएगी। फिर इस शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन प्रकृति ने दिए हैं। तो 12 ऑर्गन जो है वो मेन है। इसके फंक्शंस की वजह से ही हम अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं, चलते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं, और हमारा जो डेवलपमेंट है वो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस ऑर्गन की हमें क्या करना है कि अच्छे पदार्थ देके, अच्छा वातावरण देके, अच्छा हवा पानी देके हमें इसकी मदद से हमें क्या करना है, हमारे फिजिकल बॉडी को डेवलप करना है। तो इस डेवलपमेंट में ये सारे ऑर्गन का है वो बहुत अहम रोल है। एक भी ऑर्गन में डैमेज आता है तो फिर डिजीज हो जाता है। फिर हमारे मस्तिष्क की बात करें ऊपर के ढांचे की, तो यह है पूरा मस्तिष्क की फोटो है। तो मस्तिष्क वैसे एक है, लेकिन ऊपर से इसकी 2 पार्ट है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो एक है वो लॉजिकल माइंड है, दूसरा वो जो माइंड है वो इमोशंस बेस्ड माइंड होता है। और दोनों का प्रकृति में डेवलपमेंट के लिए दोनों माइंड का डेवलपमेंट जरूरी है। इसीलिए कभी कभार हम मेल बॉडी में आते हैं, कभी हम फीमेल बॉडी में आते हैं। और जब हम दोनों के बीच हम संतुलन साध लेंगे, फिर हम तय कर पाएंगे कि मुझे नेक्स्ट इनकारनेशन मेल बॉडी में लेना है या फीमेल बॉडी में लेना है। फिर इस मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी ग्लैंड भी है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलमस ग्लैंड है। तो सबसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो पिनियल ग्लैंड है, तो इस पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलप करके हम जो हायर जो सेंसेशन है इसको किस तरह से ऊपर के जो अज्ञात जो लोग हैं हमारे, जो आगे हमने 7 लोग की बात की, 7 प्लेन की, 7 प्लेन के सब 7 प्लेन की जो बात है, तो इसके जो वाइब्रेशंस है, इसके जो स्पंदन है, तो इसको इस ग्लैंड के माध्यम से किस तरह से हम हमारे ब्रेन के माध्यम से
स्थूल भूमिका पर हम इसको ला सकते हैं। तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड का बहुत सारा देखभाल करना है और इसको डेवलप करना है। हमें इसका डेवलप वो है, लेकिन इसको डेवलप करने का तरीका हमें नहीं आता है, तो वो हमें सीखना है। और यहाँ पे सात्विक फूड और सतोगुणी प्रकृति और मेडिटेशन हमें बहुत यहाँ पे हेल्पफुल होता है। फिर हम अपनी प्रकृति के हिसाब से कैसे सत्व से तमस से रजत, रजत से सत्व की ओर आते हैं। और कोई ना कोई जन्म में, कोई जन्म में भक्ति का मार्ग लेते हैं, कोई जन्म में राजयोग का मार्ग लेते हैं। और इस तरह से बहुत सारे मार्ग है अपने अपने डेवलपमेंट के हिसाब से। जिस कल्चर में जन्म लिया, जिस फैमिली के जन्म लिया हमने, तो वो हमारे डेवलपमेंट के और हमारे कर्म के हिसाब से वो जन्म होता है। और फिर हम इसमें से कोई एक मार्ग पे चल के हम अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर को डेवलप करते हैं। तो जब हम डेवलप करते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, तो हमारी कर्मेंद्रियों का जो है वो डेवलप होता है। फिर कर्मेंद्रियों के साथ साथ हमारे अंदर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हम अच्छा एक समझ पाते हैं हम। तो समझने का जो शक्ति है वो ज्ञानेंद्रियों को डेवलप करने से ही आती है। तो स्थूल शरीर के डेवलपमेंट से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। फिर हमने थोड़ी चक्रास की बात की थी, तो आज थोड़ी चक्रा की बात करेंगे। फिर ये हमारी अंतःस्रावी प्रणाली है, वो मेन प्रणाली है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। तो इस अंतःस्रावी प्रणाली में बहुत सारी ऑर्गन में अलग अलग ग्लैंड्स, कुछ कुछ ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, और इनमें से प्रॉपर स्त्राव झरता है, तब जाके हमारे 12 ऑर्गन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क कर पाता है। लेकिन आज का मेडिकल साइंस, और अगर हम तमोगुणी पदार्थ और ऐसे फूड लेंगे, तो इसका जो ग्लैंड है वो कहीं या तो सूख जाती है या तो इसका फंक्शंस बंद हो जाता है। तो फिर कुछ क्रोनिक डिजीज हमें हो जाते हैं। फिर हमने ग्लैंड्स की बात तो बहुत डीप में की थी, पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड की मेडिटेशन के माध्यम से इसको हम डेवलप कर सकते हैं। और अब हमारा आज का जो है कंटेंट चैप्टर 5 का, तो वो शुरू होता है। तो जो चक्रों की बात है इसको मैं कंटिन्यू करूंगी, जहाँ यहाँ पर हम आके स्टॉप हुए थे, तो इसको इस चैप्टर्स में थोड़ा हम देख लेंगे। तो चैप्टर 5 का जो नाम है वो है स्थूल शरीर, इसका नियंत्रण, परिशुद्धि और इसकी संवेदनशीलता। तो आइए देखते हैं ऐकिथेमेनिजी जी इसके बारे में हमें क्या कहते हैं। तो बहुत अच्छा, इस चैप्टर के क्लोजिंग में बहुत बहुत अच्छा एक वाक्य ऐकिथेमेनिजी जी ने 5वें चैप्टर के अंतिम पैराग्राफ में बताया है कि इस प्रकृति के कृपा पात्र कोई भी होता ही नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को वही मिलता है जिसके लिए इसने प्रयत्न किया है। यानी कि किसी को भी इस यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। ना कोई ऑकल्ट पावर मिलता है, ना कोई गुरु की कृपा मिलती है, ना किसी का आशीर्वाद मिलता है, ना ही ऐसी दीक्षा हमें फ्री में मिल जाती है। हमें इस जर्नी पे जन्मों जन्म के प्रयत्न हमें करने चाहिए, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है। जब किसी के साथ अन्याय हुआ हम देखते हैं तो इसका ऊपर का फॉर्म हम देखते हैं, लेकिन पीछे भूतकाल में वो व्यक्ति या क्या वो किया आया है, इसको हम सही सही जज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें आध्यात्मिक जगत में कहते हैं ना कि किसी को डायरेक्ट किसी भी परिस्थिति में जो व्यक्ति के जैसा बिहेव करता है, तो इसके सिर्फ बिहेव को हम नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते। इसीलिए हमें बोल देते हैं सारी चीजें, वो नहीं हमें समझाते, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस में बता देते हैं कि हर हाल में किसी भी व्यक्ति को जज मत करो। अगर जज करना है तो अपने आप का करो, किसी भी व्यक्ति का जज मत करो, क्योंकि इसका न्याय करने वाला, इसका जज करने वाले आप नहीं हो। प्रकृति इसके पीछे, मतलब वो व्यक्ति क्या बो के आया है और क्या अभी वो इसका फल ले रहा है इसके संचित कर्म से या क्रियामान कर्म से, या नया भविष्य के लिए कोई बीज बो रहा है, इसका हम कुछ भी जानते नहीं है। तो हमें जज करना है तो अपने आप का ही करना है, दूसरों को जज नहीं करना है। इसलिए कभी कभार हम बोल देते हैं कि पापी को अच्छा मिलता है, या कोई कोई व्यक्ति को गुरु के आशीर्वाद मिल गए, या कोई व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है तो भी इसको दीक्षा मिल रही है, और इच्छे अच्छा हम पवित्र जीवन बिता रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम भलाई के रास्ते पर है, फिर भी हमारे और गुरु देखते नहीं है, मास्टर्स देखते नहीं है, या हम समृद्ध नहीं हो पाते हैं, कितना भी कार्य करते हैं तो हमें निष्फलता मिल जाती है। तो इसका जो जवाब है वो हमारे वर्तमान समय में नहीं छिपा होता है, इसका जो जवाब है वो हमारे
पास्ट में छुपा होता है। भले व्यक्ति वर्तमान समय में सही ना हो, लेकिन इसने अगर अपने भूतकाल में अच्छे प्रयत्न किए हैं तो जब इसका समय आ जाता है, एक कहते हैं ना कि डिवाइन टाइम आता है, तो इसके समय पे हर व्यक्ति को सब कुछ मिल ही जाता है। तो ऑकल्ट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज ये कहती है कि प्रकृति में अन्य जैसा कुछ है नहीं। जब व्यक्ति का डिवाइन समय आता है तो डिवाइन समय से इसको मिल ही जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि किसी के हाथ से कोई छीन सकता है, लेकिन किसी के भाग्य में से कोई किसी का छीन नहीं सकता है। लेकिन भाग्य बनाने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? मेहनत, 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 यानी कि एक्शन लेनी ही पड़ेगी। एक्शन लेंगे, इसमें हमारे विचार, इसमें हमारे कर्मा और पीछे का इंटेंशन मिलेगा, तब जाके हमारा भाग्य बनता है। तो जब हम स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे प्रगति करते हैं तो बोलते हैं कि जो डिवाइन समय आता है तो व्यक्ति को सब कुछ, गुरु का आशीर्वाद, दीक्षा, या जो वो इसने इस मार्ग पर प्रयत्न किए हैं, जो इसने इंटेंशन रखी है, जो इसने इच्छाएं की है, इच्छाएं करने के बाद इसने चलना शुरू कर दिया है, तो जब इसका डिवाइन समय आ जाता है तो वो व्यक्ति को किसी ना किसी समय, किसी ना किसी के जन्म में वो मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे कि प्रत्येक को वही मिलता है जिसके लिए इसने प्रयत्न किया है। प्रकृति में कृपा पात्र कोई नहीं है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें मिलता है। तो जब हमारा डिवाइन समय आएगा, इस रास्ते पर हमने प्रयत्न किया है, मेडिटेशन की है, साधना की है, तो हमें भी एक समय ऐसा आएगा कि गुरु के आशीर्वाद मिलेंगे, मास्टर के दर्शन होंगे, या हमारा सही समय आएगा तो हमें भी दीक्षा मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात आई कि तैमिनी जी ने की है। अब यहाँ पे हम एक कैंडल का उदाहरण लेंगे कि ये कैंडल है वो कितनी बार हमने देखा है, कितनी बार कैंडल का हमने यूज किया है। तो इस ऑकल्ट जर्नी पे इस कैंडल बहुत ही एक सिंबॉलिकल है। ऐसा हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो कैंडल का जो बॉडी है वो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, और कैंडल का जो धागा है, थ्रेड है व्हाइट कलर का, वो हमारा मन है, और ये जो लाइट है वो है आत्मा। तो फिर हम इस चैप्टर में आई के तैमिनी जी ने, और आने वाले चैप्टर्स में भी आई के तैमिनी जी ने चेतना की बात की है, एनर्जी की बात की है। तो इस कैंडल का जो प्रकाश है, इसके आजू बाजू का जो लेयर है, सूक्ष्म जो लेयर है, यहाँ पे देखो छोटी वाले कैंडल में, तो वो हमारा चेतना है। तो ये हमारा चेतना है, और इसको डेवलप जितना करेंगे तो हमारा जो चेतना का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तब जाके हम अपना सच्चे स्वरूप को, अपनी आत्मा को देख पाएंगे। तो जैसे जैसे शरीरों को हम, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे हमारा सूक्ष्म शरीर हो, जैसे जैसे शरीरों की साधना करते जाएंगे, शरीर को माध्यम बना के हम इसके फंक्शन को समझ के हम अपने मन को ऊपर की ओर, यानी कि डिवाइन जर्नी की ओर लगाएंगे, तो धीरे 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 हमारी एनर्जी का, यानी कि हमारे चेतना का दायरा जो है वो बढ़ता जाएगा। और जितना चेतना का दायरा बढ़ता जाएगा, वो चैतन्य, ये आत्मा का जो रिफ्लेक्शन है, वो चेतना के माध्यम से हमारे शरीरों में से वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारा एक ही काम है कि किसी तरह से हमारी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रिक्वेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी को और अपने चैतन्य को कैसे बढ़ाना है। और जितना बढ़ाएंगे इतना हम अपनी आत्मा को, हम आत्मा के करीब पहुंचते जाएंगे। और जैसे जैसे आत्मा के करीब पहुंचेंगे, ऐसी 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 ये जो फ्लेम है वो शुरुआत में कैसी छोटी है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हमारा बढ़ता जाएगा, तो इस तरह से हम इसके नजदीक जाएंगे, तो ये जो आत्म तत्व है वो हमें बड़ा लगेगा, एकदम प्रकाशित लगेगा, ज्ञान और प्रेम से हमें भरपूर लगेगा। और इसकी चेतना का जो दायरा है वो हमारे शरीरों के माध्यम से, प्रेम के, हमारे ही माध्यम से प्रेम प्रकट होगा, हमारे ही माध्यम से ज्ञान प्रकट होगा, हमारे ही प्रेम से शरीरों के माध्यम से सच्ची करुणा और सच्ची सेवा झलकेगी। तो ये करने के लिए हमें आई के तैमिनी जी कहते हैं किस तरह से इस जर्नी पे हमें कैंडल की तरह शरीर को साधना है, अपने मन को स्थिर करना है, और फिर धीरे 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 एनर्जी का दायरा बढ़ा के हमें आत्म तत्व की ओर जाना है। तो यहाँ पे हम जो आगे आने सेकंड चैप्टर्स में हमें देखा था कि इस चैतन्य को बढ़ाने के लिए हमारा जो स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर में जो हमारी नाड़ियां है, हमारे चक्रा है, और हमारा खास करे स्नायु का अंदर का जो तंत्र है, इन तीनों चीजों पे बहुत अच्छे से हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे जो चक्रा है, और जो चक्रा है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में है, फिजिकल बॉडी में चक्रा नहीं है। और ये जो चक्रा, जिसको हम एनर्जी के पोर्टल्स भी बोल सकते हैं, तो वो हमारे जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, तो वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 जो नाड़ियां है वो मुख्य है।
ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और बीच की सुषुम्ना नाड़ी। तो इसके माध्यम से हम इस चक्रों को, एनर्जी के पोर्टल को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। किसी ने पार्ट 2 में, सेकंड लेक्चर्स में मुझे प्रश्न पूछा था कि चक्रों को कैसे ओपन करना है। तो चक्र तो ऑलरेडी हम सब इतने डेवलपमेंट के पूरी ह्यूमैनिटी में, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल इतने डेवलपमेंट इनका हो चुका है कि सभी के चक्र है, वो सातों जो चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, बीच का विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, वो है, वो ऑलरेडी डेवलप हो ही मतलब इसके फंक्शंस कार्य करने शुरू हो ही चुके हैं। हमें चक्र को ओपन नहीं करना है, चक्र की एनर्जी को यूज करके बैलेंस करना है। क्योंकि या तो किसी का चक्र ज्यादा एकदम कहो कि एनर्जी से इतना ज्यादा एनर्जी भी अच्छी नहीं है और एकदम लो एनर्जी भी नहीं है। अगर इस एनर्जी की पोर्टल की एनर्जी को समहाउ हमने ब्लॉकेज कर दिया, यानी कि सिगारेट या ऐसे गंदे एटमोस्फियर में रहते हैं जहां प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, या बॉडी को हमने अन्नमय कोश को, यानी कि फिजिकल बॉडी को प्रॉपर प्योर फूड हमने नहीं दिया है, तो ये चक्र की एनर्जी है वो धीरे 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 कम हो जाती है। तो फिर हमारे फिजिकल बॉडी में कोई ना कोई डिजीज शुरू हो जाते हैं। तो हर चक्र कोई ना कोई इमोशंस के साथ, और हर चक्र है वो हमारे सूक्ष्म शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है। तो चक्र वैसे सबके ओपन हुए हैं, लेकिन इसकी एनर्जी किसी चक्र में ज्यादा होती है, किसी चक्र में कम होती है। तो इसको हमें बैलेंस करना है साधना के माध्यम से। तो यहाँ पे हम चक्र ओपन, चक्र बंद, ऐसे कोई इल्यूजन में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन चक्र को कैसे हम समझेंगे और इसकी एनर्जी को कैसे हम अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका सही सही बेनिफिट हम ले पाएंगे। तो जब चक्र हमारा नीचे की ओर होते हैं, यानी कि जब हम मूलाधार चक्र से नीचे शुरुआत करते हैं, तो जब मूलाधार जो चक्र है वो अगर नीचे समझ लो कि नीचे पैरों से नीचे, वो दो हमारे पैर के बीच में इसका स्थान है मूलाधार चक्र का, और जिसका कलर है वो रेड है, और हर चक्र का एक कमल की पेटल्स जैसे इसका शेप होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसको 4 पेटल है, और इस पर पर्टिकुलर कोई ना कोई साउंड ऐसे लिखा हुआ होता है। तो कुछ लोग इसके साउंड की साधना करते हैं, लेकिन यहाँ हम इसके वर्च्यू की बात करेंगे, इसको फंक्शंस को समझेंगे। तो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में ये जो चीजें है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत ही काम लगेगी। तो इसका मेन काम क्या है मूलाधार चक्र का? तो भाई हमारा जो सर्वाइवल है, यानी कि ब्रेड बटर और रोटी को कमाने के लिए जो मेन जितनी एनर्जी हमें होनी चाहिए, वो एनर्जी हमें इसमें मतलब होनी चाहिए। ऐसा हवा पानी हमें देना चाहिए कि बाहर जाके हम अपने सर्वाइवल के लिए जो भी कमाना है वो अर्निंग हम कमा सके। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं या कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ करते हैं, तो फियर की जो एनर्जी है वो हमें पकड़ लेती है। तो जो फियर की एनर्जी जब हमें पकड़ लेती है, तो ये जो चक्र है इसकी एनर्जी में रुकावट आ जाता है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो हमें किसको जीतना है? यहाँ हमें फियर को जीतना है। और इसका अपोजिट जो क्वालिटी है मजबूत है, स्ट्रेंथ, यानी हमें मजबूत बनना है। कुछ अगर हम फियर की एनर्जी को इसीलिए यहाँ पे जीतना है क्योंकि फियर से की एनर्जी को हम जीतेंगे तो हम आत्मविश्वास हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम अपने आप को समझ लेंगे, और हम क्या है, नहीं कि हमारे लिए दुनिया क्या कहती है, पर हम क्या है वो हम अपने करीब रह के हम समझ लेंगे। तो तब जाके हम फियर की एनर्जी को हम समझ लेते हैं कि भाई हम वही है और हम सच्चे हैं, और मुझे, मैं क्या हूँ तो मेरे बारे में मेरा ईश्वर ही जानता है, ना कि दुनिया के लोग जानते हैं। तो यहाँ पे फियर को हमें जीतना है, और फियर के बदले में हमें क्या कल्टीवेट करना है? आत्मविश्वास कल्टीवेट करना है। तो धीरे धीरे छोटी छोटी सफलताएं हमें मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, और हमारे अंदर के छोटे छोटे जो हिडन फियर है, फियर के बहुत सारे 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 बहुत सारे प्रकार है। किसी को कोई एनिमल्स का फियर है, किसी को अंधेरे का फियर है, किसी को समाज का फियर है कि भाई मैं एक्शन करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अभी आज के जमाने में एक यूथ में बहुत एक पॉपुलर सेंटेंस है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे समाज की कस्टम ही कुछ इस प्रकार की डिजाइन की हुई है। तो ऐसे बहुत सारे हिडन फियर्स के लेयर्स हमारे अंदर ऐसे है। तो इन फियर के लेयर्स को हमें क्या करना है? धीरे धीरे तोड़ना है, इसको समझना है, और आत्मविश्वास अपने आप को करना है। और आत्मविश्वास तभी हमारे अंदर जागृत होगा जब हम सेल्फ मोटिवेशन करते रहेंगे। जैसे लेक्चर सुन रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, कोई अच्छा सॉन्ग सुनेंगे, और कोई किसी के साथ ऐसी अच्छी हमारी सत्संग होगा, अच्छी दोस्ती होगी, तो धीरे 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 हमारा आत्मविश्वास इनको देख के बढ़ता जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हम हमेशा अच्छे लोगों के
साथ रहिए। अच्छे लोगों के साथ जो सत्संग है वो बहुत सारी गलत चीजों से हमें बचा देता है। तो मूलाधार चक्र को अगर हमें पूरा प्रॉपर इसकी एनर्जी को डेवलप करना है तो हमारे लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत हमें करना ही करना होगा। और आत्मविश्वास तभी जागृत होगा जब हम सही दिशा में सच्चे एक्शंस लेना शुरू करेंगे। सिर्फ मन में सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन हमें लेना पड़ेगा। फिर आता है स्वादिष्टान चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र का जो मेन है वो जो इमोशंस को एंजॉय करते हैं, प्लेजर हमें सुख मिलता है। तो शुरुआत में सेक्स एक प्लेजर के लिए एक ही चीज है कि सेक्सुअल एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चक्र की भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं, लेकिन ये जो भूमिका है वो यहाँ पे इस चक्र को बंद कर देता है गिल्ट। कई कई लोगों को ऐसा होता है, एक बहुत सारा एक टॉपिक अलग हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जब हमें स्पिरिचुअल जर्नी करनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन जब हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और किसी के साथ फिजिकल रिलेशंस बिता लेते हैं एक, और इसी से हमें एक आनंद मिलता है, सेक्सुअल एक आनंद मिलता है, और फिर वो करने के बाद फिर हमें गिल्ट पकड़ देती है। तो वो जो गिल्ट पकड़ती है तो वो इससे चक्र की एनर्जी धीरे 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 क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसके फंक्शंस को हमें समझना है, ब्रह्मचर्य का सही सही मतलब भी हमें समझना है। जैसे शरीर को खाने पीने की जरूरत है, तो शरीर के अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स जो है वो डेवलप भी होते हैं, तो इसको भी शांत करना जरूरी होता है। तो कोई जब कार्य कर चुके होते हैं तो इसके बाद हमें अब ध्यान रखना है कि हमारे अंदर किसी भी तरह से गिल्ट की जो भावना है वो डेवलप ना हो, क्योंकि वो जो गिल्ट है वो अंदर इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जहर की तरह हमारे अंदर वो विष का कार्य करती है। तो हमें प्लेजर, ऐसे कोई प्लेजर वाली वस्तुएं, कोई निम्न वस्तुओं में हम सच्चा सुख ना सोचे। शरीर की जरूरत है तो ठीक है, हम इसको इसके लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं बैलेंस और इसकी सही समझ के साथ। लेकिन जब ऐसी कोई गलत काम हो जाए तो फिर हमें गिल्ट से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इस चक्र की एनर्जी है वो ब्लॉक हो जाती है। तो हम अपने जीवन को, अपनी स्थूल एक्टिविटी को, अब हमारे प्लेजर के जो साधन है इसको इस तरह से हम बैलेंस में लाए ताकि हमें गिल्ट ना पकड़े। और हर चीज में, हर प्लेजर में, हर सुख में, फिजिकल सुख में, किसी भी प्रकार का वस्तु हो, खाने पीने का हो, घूमने फिरने का हो, तो वो करने के बाद हमें गिल्ट ना पकड़े, हमें ध्यान में देखना है। फिर इसके बाद मणिपुर चक्र आता है। तो मणिपुर चक्र यानी कि फायर चक्र, जो सन से डायरेक्ट क्या करता है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हमारे फिजिकल बॉडी को वो जो एनर्जी मिलती है, प्राण वायु बोलते हैं, तो इसके लिए ये जो चक्र है वो मेन चक्र है। तो इसका जो मेन जो काम है वो विल पावर है, और इस विल पावर के माध्यम से ही हमारी चेतना की जो फ्लेम है वो अब तक सोई हुई है। अगर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और इसी चीज में हम संसारिक सुख में लिप्त रहते हैं, तो हमारी जो चेतना है वो सोई हुई होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो जब चेतना को आध्यात्मिक मार्ग पे अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो अपनी सोई हुई चेतना को वर्टिकल फॉर्म में हमें लाना होगा। वर्टिकल फॉर्म में पढ़ने से या किसी कहने से नहीं आएगा, अपने हमें एक्शन लेना होगा। और वो एक्शन तभी आएंगे जब हम कोई दृढ़ संकल्प करेंगे कि नहीं, अब मैं सोया सोया, जन्मों जन्म से मैं सोया हुआ हूँ, अब मुझे जागना है, मेरा सच्चा स्वरूप है, इसको जानना है मुझे। तो ये विल पावर है, वो विल पावर की शक्ति है, वो हमारे मणिपुर चक्र इसके लिए हमें उपयोगी होता है। लेकिन शेम यानी कि शर्म और संकोच से ये जो चक्र है इसको हम बंद कर देते हैं। तो हमें विल पावर से छोटे छोटी चीजों में दृढ़ संकल्प करते 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 हमें आगे बढ़ना है, और ध्यान रखना है कि कोई ऐसे कार्य ना करे जिससे हमारा जीवन शर्म और संकोच से भर जाए। फिर आगे चौथा जो चक्र है हमारा हृदय चक्र या अनाहत चक्र, तो वो हम सच्चा प्रेम, तो प्रेम है वो ब्रेन में अनुभव नहीं होता है, हमारे हार्ट सेंटर में हमें अनुभव होता है। लेकिन जब हम इसका अपोजिट जो क्वालिटी है वो ग्रीफ है, लोभी है, लालच है, तो हम वस्तु ज्यादा ज्यादा चीज की ग्रीड करेंगे तो वो ग्रीफ में कन्वर्ट होगी। एक्चुअली लव, सच्चा जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन प्रेम, इसका अनुभव हमें तभी हो सकता है जब हम बांटना सीखेंगे, त्याग करना सीखेंगे। मी एंड माई नहीं है, इस यूनिवर्स में सब कुछ ईश्वर का ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब त्यागना सीखेंगे, बांटना सीखेंगे, तो ये ग्रीफ की जो एनर्जी है वो चली जाएंगी। तो हमें हर हाल में बांटना सीखना है, देना सीखना है। तो सच्चा जो डिवाइन लव है इसको हम इस चक्र के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं।
फिर कंठ में यानी कि हमारे गले में जो चक्र है वो विशुद्ध चक्र है। तो इसको झूठ बोल के हम इसको एनर्जी को दबा देते हैं, क्योंकि इस जब ब्रेड बटर और शेल्टर के लिए जब हम इस स्थूल जगत में वर्क करते हैं तो कई ऐसे ओकेजन आते हैं कि हमें झूठ बोलना पड़ता है। और इस झूठ के लिए झूठ लोग बोलते हैं, तो इसके लिए पूरा कानून डिपार्टमेंट है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए ही बनाया है, क्योंकि झूठ बोल के लोग किसी का खून भी कर देते हैं और अपने कर्मों को भी खराब कर देते हैं। तो इस चक्र को हम दूसरों का खून करके या दूसरे को कर्म का खराब करके हम दूसरों का तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हम अपने आप का पहुंचाते हैं। तो हमें झूठ से बचना चाहिए। भलाई के रास्ते पे टेस्ट आएगी, ऑब्स्टिकल्स आएगा, लेकिन कोशिश करें कि हमारा जो शब्द है इस पर हमारा कंट्रोल हो और हर हाल में हम सच्चाई का ही साथ दे, चाहे जो भी इसका परिणाम आएगा। सूनर और लेटर अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है। फिर आता है हमारा आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र है वो इसकी एनर्जी को हम बोलते हैं कि जब हमें बहुत सारा कुछ साधना करते हैं तो आज्ञा चक्र पे भी, थर्ड आई पे भी किसी किसी को दिखाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन वो जो दिखाई देता है वो भी हमें हमारी साधना में एक रुकावट का काम करता है। तो थर्ड आई पर भी जो दिखाई देता है तो वहां पर भी हमें आगे बढ़ना है, वहां पे रुकना नहीं है। वो अंदर का माया का प्रदेश है, तो हमें इससे भी बचना है और एक अंदर की इनर इंसाइट को डेवलप करके आगे की जर्नी हमें तय करनी है। तो वो जर्नी तय करेंगे तो हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी है इसको क्राउन चक्र यानी कि ब्रह्म रंध्र के माध्यम से हम इसको महसूस करेंगे। वो हमारा 7 बॉडी के साथ ये चक्र है, वो पूरा कहते हैं ना कि यूनिवर्स के साथ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि एटॉमिक बॉडी से ये चक्र जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम ईगो और अटैचमेंट कहते हैं ना कि हम इस चक्र पे आके, इस शरीर पे आके आके भी हम रुक सकते हैं। तो इससे भी आगे की जर्नी हमें करनी है। तो इस तरह से पूरा चक्र है, वो जो चक्र को क्या करना है वो ओपन हुए ही है थोड़ी बहुत, लेकिन इसकी एनर्जी को हमें बैलेंस करना सीखना है। अगर बैलेंस नहीं करें तो इस साइड चले जाएंगे, बैलेंस करेंगे तो इस साइड हम जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे हमें बताई है। अब इस चैप्टर में और आगे हम देखते हैं कि हम क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है कि स्थूल शरीर, इसको परिशुद्ध करना और संवेदनशील बनाना। तो किस तरह से स्थूल शरीर को हम संवेदनशील बना सकते हैं? तो खाते हैं, पीते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का डेवलपमेंट होता है। फिर हम स्थूल शरीर को तैयार करते हैं, कसरत का, एक्सरसाइज का हम यूज करते हैं, योगा और प्राणायाम का यूज करते हैं। फिर हमारे मस्तिष्क और मस्तिष्क का जो केंद्र है इसको हम स्पिरिचुअल एजुकेशंस और वर्ल्डली एजुकेशंस के माध्यम से हम इसको डेवलप करते हैं और इस तरह से जड़ और चैतन्य पदार्थ का अनुभव करते हैं, और कौन से पदार्थ के पीछे हमें अपनी एनर्जी लगानी चाहिए और कौन से पदार्थ के पीछे हमें एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, इसका विजडम हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और ये जो स्थूल शरीर है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा हमारा एक सच्चा मित्र है। स्थूल शरीर नहीं होगा तो हम खुद का सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्मा का अनुभव हम नहीं करेंगे। तो इस अनुभव करने के लिए ये शरीर हमें मिला है और इसके लिए हमें अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का डेवलप करना है। और आगे कैसे हम इसको सही माध्यम बनाएंगे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए? तो यहाँ पे आई के तेमिनी बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क के जो केंद्र है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, तो मेडिटेशन के माध्यम से इसका डेवलप करके हम इसको इस शरीर को ज्यादा संवेदनशील बना के एक ग्रहणशील यंत्र बना सकते हैं। तब जाके हम ब्रह्मांड के जो कॉस्मोस के जो वाइब्रेशंस है, इसका जो नॉलेज है, आसपास का जो वहाँ के जो संवेदनों हैं, तो इसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी को, फिजिकल बॉडी की फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून कर पाएंगे। फिर जो चक्रों की जो मैंने बात की है कि चक्रों का विकास करना है, तो हम इस रास्ते पे कर ही रहे हैं, क्योंकि आज का जो जमाना है इस तरह से, इसकी पैटर्न ही इस तरह से डिजाइन हो रही है कि जाने या अनजाने में हम सबका ये डेवलपमेंट हो ही रहा है। लेकिन हमारा मुख्य कार्य है कि इसकी एनर्जी को हमें बैलेंस करना है। फिर नाड़ियों का शुद्धिकरण, क्योंकि नाड़ियां भी हमारे चक्रों के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारी जो ईड़ा नाली है और पीड़ा नाली है, तो 1.5 घंटे में इसका जो फंक्शन है वो बदलता रहता है। तो हमारी जो नाड़ियां है इसका शुद्धिकरण करने के लिए हम जितना हो सके इतना अच्छे ऑक्सीजन और अच्छा जहाँ शुद्ध प्राणवायु मिलता है, यानी कि प्रकृति के जितने नजदीक रहेंगे इतना अच्छा है।
और जितना हो सके इतना हमारा जो श्वास है, यानी कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग है वो किसी का गले तक आता है, किसी का अपना जो हार्ट सेंटर है वहां तक आता है, लेकिन एक्चुअली हमारा जो सच्चा ब्रीदिंग है वो हमारा एक्चुअली नाभि तक आना चाहिए। नाभि तक अगर किसी की सांस चलती है तभी तभी पूरा श्वास जो है वो यहाँ, फिर यहाँ से पूरा, यहाँ मेरिडियन है फोरहेड के ऊपर पूरा मेरिडियन है, पूरा मेरिडियन में घूमते हुए पूरा सर्कल लेके फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर निकलना चाहिए। तो जब हमारी नाड़ियों को शुद्ध करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, प्राण वायु वायु मतलब कि ऑक्सीजन, यानी कि श्वास कैसे लेना है, तो ये प्राणायाम, सच्चा प्राणायाम किसी की निगरानी में, किसी टीचर की निगरानी में रह के सीखेंगे तो नाड़ियों का हम शुद्धिकरण करेंगे। और इस तरह से हमारे स्थूल शरीर का अंदर का जो स्नायु तंत्र है इसको डेवलप करेंगे, हमारे मस्तिष्क के केंद्रों का डेवलप करेंगे, और फिर तब जाके हम अज्ञात लोक के जो अनुभव है इसके लिए हम अपना जो फिजिकल बॉडी है इसको एक संवेदनशील माध्यम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने महर्षि अरविंद का उदाहरण लिया है कि महर्षि अरविंद ने ये बात समझ ली कि हम सिर्फ ह्यूमन नहीं है, लेकिन हम डिवाइन ह्यूमन है। लेकिन उन्होंने तो ये बात समझ ली, सुपर कॉन्शियस की, अति अति चैतन्य की जो बात की है वो महर्षि अरविंद ने पहली बार इस का लो मतलब थियोसॉफी में तो किया है, लेकिन सभी लोग समझ सके। यति अति मनस, उन्होंने एक वर्ड का यूज किया था, तो अति मनस जो वर्ड है वो महर्षि अरविंद ने दिया था। और उन्होंने वो पूरा बताया कि जो ऊपर के जो हायर वाइब्रेशंस है वो कैसे हम हमारे फिजिकल बॉडी तक ला सकते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारा जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी का जो बॉडी है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो सारे वाइब्रेशंस को पकड़ पाए। अगर वो पकड़ेगा तो जल्दी से इस फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाएगी। इवन आई के तैमिनी जी ने जी भी इस 5th चैप्टर में फर्स्ट पेज में बताया है कि अभी तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत सारी लिमिटेशन से भरा हुआ है, लेकिन जैसे 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 हमारा सभ्य समाज, जैसे जैसे डेवलपमेंट हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा फिजिकल बॉडी इतना सुकोमल और इतना संवेदनशील बनेगा कि हर लोगों का जो वाइब्रेशंस है वो अच्छे से नीचे फिजिकल बॉडी में वो ग्रहण की कर पाएगा, समझ भी लेगा और दूसरों को भी वो समझा सकेगा। तो अभी महर्षि अरविंद ने जैसे वो अति मनस को समझा, ऐसा हर मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि इसके लिए हमने अपने यंत्र को यानी कि फिजिकल बॉडी को इतना डेवलप नहीं किया है। तो महर्षि अरविंद ने इस चैतन्य को, अति मनस की जो चेतना है इसको पृथ्वी पर लाने के लिए, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया था। और फिर उन्होंने जो वर्क किया ऊपर के सूक्ष्म शरीरों के माध्यम से, तो बोलते हैं कि 1980 1980 के बाद का जो डेवलपमेंट है वो खास करके विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का बहुत स्पीडी उन्होंने स्पीड पकड़ा। तो इस अति मनस की जो चेतना है वो अपने अपने आप का उन्होंने त्याग देके इसको वो पृथ्वी पर ले आए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे ह्यूमन की डेवलपमेंट की स्पीड को थोड़ा सा उन्होंने धक्का देने का ये काम किया। तो मानव जाति इनकी ऋणी रहेगी। और वैसे बहुत सारे ऐसे योगी है तो वो ऐसे इस तरह से हिडन वर्क करते हैं कि जितना हो सके इतना हम आगे डेवलपमेंट की ओर हम बढ़े। तो महर्षि अरविंद की तरह हम भी अपने बॉडी को ऐसा बना सकते हैं। फिर शुद्धिकरण का मार्ग है कि कैसे फूड के माध्यम से, हवा के माध्यम से, अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। शुद्धिकरण के लिए अभी बहुत एक शब्द फेमस हो गया है, डिटॉक्स। लेकिन जो डिटॉक्स का जो मार्ग है वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल बॉडी, और फिजिकल बॉडी में खास करके हमारे अंदर के इंस्टेंटाइन है, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसको ही डिटॉक्स करता है। लेकिन हमें तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी डिटॉक्स करना है। तो शुद्धिकरण के मार्ग में हम किस किस चीजों का फोकस करके हम इस को थोड़ा स्पीडी कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमारी हैबिट्स को चेंज करना। जैसे कि चाय पीना बुरी बात है, तो लेकिन जब इसको छोड़ने की बात आती है, मीट और मच्छी खाना बुरी बात है, लेकिन जब इसकी छोड़ने की बात आती है, समझते हैं सब लोग, लेकिन छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, और एक धीरज, इस मार्ग पे बहुत 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 धीरज से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका परिणाम है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के बाद आता है। तो और हर बोलते हैं कि हर 12 साल के बाद और हर 7 साल के बाद हमारे बॉडी का और हमारे खून का
ढांचा है वो 100% चेंज हो जाता है। तो हमें अभी से शुरुआत करेंगे तो इसके रिजल्ट धीरे धीरे हमें फिजिकल बॉडी में और हमारे मन में हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। तो शुद्धिकरण के इस मार्ग पे सबसे पहले हमें हमारी जो भी आदत है वो हमारे फिजिकल बॉडी को और आध्यात्मिक जगत के लिए हर्डिकल्स पैदा करती है। तो ऐसी जो भी आदत है, सबकी अलग अलग आदत होगी, तो अपनी आदतों को यानी कि हमारे शरीर की आदतों को समझ के इसको चेंज करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए आप ही आपके परम मित्र बन सकते हैं। कोई बुक और टीचर तो कोई सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आपको ही आप पे वर्क करना होगा और खुद को ही खुद की हैबिट को जो हर्डिकल्स लाती है इस जर्नी में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर हमारा जो निम्न स्वभाव है वो करीब करीब एनिमल जैसा है, जैसे कि हम गुस्सा करते हैं, लोभ में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, बुराई में फंस जाते हैं, किसी के लिए खराब सोचते हैं, खराब शब्दों का चयन करते हैं, खराब मित्रों की संगत करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम इसी स्वभाव में पड़े रहते हैं, यानी कि तमोगुणी प्रकार की करीब करीब हमारी प्रकृति है। तो बोलते हैं कि हमारे निम्न स्वभाव को हमें वश में लाना होगा, और इसके लिए हमारे अपने मन के साथ और हमारे इमोशंस के साथ थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने निम्न स्वभाव को वश में लाएंगे। एक बात यहाँ पे आईकी तमिनी जी बार बार कहा है इस चैप्टर में कि इतना समझ लेना कि जो भूतात्मा है, यानी कि नीचे के जो 3 शरीर है, फिजिकल बॉडी और इसके साथ जुड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और लोअर मेंटल बॉडी, तो इससे मिलके देहात्मा बनता है। तो देहात्मा है वो है जीवात्मा, जो हायर मेंटल बॉडी और इंटेलेक्चुअल बॉडी से बना हुआ है। तो जीवात्मा का के कार्य करने का नीचे एक इंस्ट्रूमेंट है। तो देहात्मा मैं नहीं हूँ, यानी ये शरीर है वो मेरे नहीं है, शरीर की इच्छा है वो मेरी यानी नहीं है, लेकिन आगे जो जीवात्मा जो चाहेगा वो इसका जीवात्मा का कार्य करने के लिए ही मुझे ये देहात्मा मिलना है, ये हमें समझना है। तो देहात्मा को वर्क में हमें लाना है, नीचे के 3 घोड़े को हमें वश में करना है, तब जाके जीवात्मा है वो अपना वर्क कर पाएगा देहात्मा के माध्यम से। और जब जीवात्मा पे हम हमारा होमवर्क पूरा कर लेंगे तो हम आत्मा के लिए अच्छा व्हीकल्स जीवात्मा बन सकता है। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये जर्नी आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पे हमें अपने आप को बार बार एक ऑटो सजेशन देना है। जब हम हैबिट चेंज करते हैं, निम्न स्वभाव को वश में यानी कि अपने पे वर्क करना हमने शुरू कर दिया है, तो हमें बार बार एक बात याद रखनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, पर शरीर में रहने वाला हूँ। एक किराए का ये मकान दिया है और ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन मैं ही शरीर का स्वामी हूँ। तब जाके जीवात्मा की जो इच्छा होगी वो देहात्मा की इच्छा बन सकती है। फिर हमें जप और तप का, और कुछ कुछ लोग जो बोलते हैं, आई के तमिनी जी ने इस चैप्टर में बताया है कि कुछ लोग अपने हठी स्वभाव को काबू में लाने के लिए हठ योग का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे कभी कभार क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क का जो केंद्र है इसमें गड़बड़ पैदा हो जाती है, फिर हमारा जो स्वभाव है थोड़ा पागल जैसा या तरंगी जैसा भी बन सकता है। इसलिए शरीर को समझना है, एकदम से हठ पूर्वक बल पूर्वक इसके काबू में नहीं लाना है। और हमारे शास्त्रों में जो जप और तप की बात की है, तो इसके पीछे पूरा साइंस है, कब जाके हमें उपवास करना चाहिए। तो यहाँ पे जप का और तप का मतलब है वो शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया है। तो इसके पीछे का साइंस को समझ के जो करना चाहिए जप और तप, यानी कि फास्टिंग से भी हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। मन ज्यादा भटकता है तो किसी माला का भी हम सहारा, मंत्र का भी सहारा यहाँ पे हम ले सकते हैं। फिर परिशुद्ध करके स्नायु मंडल को सशक्त करना है, यानी कि हमारा बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने पूरा अस्थि पिंजर का जो स्ट्रक्चर है, इसको मजबूत बनाना है और इसको संवेदनशील बनाना है, ग्रहणशील बनाना है। तब जाके ऊपर के जिम में जाके हम इसको मजबूत बनाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा स्नायु मंडल कोई अखाड़े में जाता है तो इसका भी शरीर अंदर से सशक्त होता है, लेकिन सशक्त होना और संवेदनशील होना दोनों में फर्क है। तो स्नायु मंडल के सशक्त के साथ साथ हमें इसको डेलिकेट भी बनाना है, और तभी वो डेलिकेट बन सकता है जब हम मेडिटेशंस करेंगे तभी जाके वो डेलिकेट यानी कि ग्रहणशील और संवेदनशील बनेगा। तो इसके लिए हमारे आहार विहार को और अन्य प्राकृतिक नियमों का बहुत ही सोच समझ के ही हमें पालन करना चाहिए, तभी जाके हमारा ये जो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छा हमारा माध्यम बनेगा। और जो हमारा आत्म साक्षात्कार है,
जिसके लिए हम इस पृथ्वी पर आते हैं, बार बार आते हैं, फिर अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, तो फिर नेक्स्ट जन्म लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट जन्म लेते हैं। तो ये बार बार आना पड़ेगा, तब तक आना पड़ेगा जब तक हम अपने स्वरूप को समझ नहीं लेंगे। तो इस जर्नी में हमने शुरुआत की पार्ट 2 में स्थूल शरीर से। तो पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर में स्थूल शरीर के जो फंक्शन है इसकी बात की, और फिफ्थ चैप्टर यानी कि पार्ट 2 के सेकंड चैप्टर में हमने शुद्ध स्थूल शरीर को किस तरह से हमें मजबूत बनाना है, संवेदनशील बनाना है और ग्रहणशील बनाना है। तो इसके लिए हमें हमारे अपने पे वर्क करना पड़ेगा, अपने प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा, अपनी खुराक को समझना है, और बहुत सारा रीडिंग, अच्छे कर्मा और मेडिटेशंस का सहारा लेना है। तब जाके इस फिजिकल यंत्र को हम इस पूरे यूनिवर्स के वाइब्रेशंस को, इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसके नॉलेज को, इसके प्रकृति के रहस्य को समझने के लायक हम इसको ग्रहणशील बना सकते हैं। और तब जाके ये बुद्धा का जो बुद्धत्व है, तो ऐसा बुद्धत्व हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए ये फिजिकल बॉडी का बहुत 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 योगदान है। तो बहुत प्रकृति का एक हम पर कृपा है कि इतना सुंदर डिवाइन शरीर हमें दिया है, डिवाइन यंत्र हमें दिया है, तो इसकी हमें सही माने में देखभाल करनी है और इस तरह से इसका यूज करना है, ना कि इसका हमें अपने आप पर हावी होने देना है। तो इस तरह से इस बुद्धत्व की, इस आध्यात्मिक जर्नी में स्थूल शरीर का बहुत अहम भूमिका है। आने वाले चैप्टर्स में हर एक शरीर की आई तैमिनी जी ने बात की है, तो और आगे डिटेल्स में हम दूसरे दूसरे वक्ताओं के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ मेरा जो वक्तव्य है वो पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इंडियन सेक्शन ने मुझे ये अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए अच्छा एक मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद वक्ता जी, बहुत सुंदर सविशेष भाव से जी फिजिकल बॉडी का जो स्थूल शरीर का गठन, शुद्धता एवं कार्य के बारे में बताई। जो हमको आत्म साधना करने के लिए हमारा 7 शरीर को जानना होता है, इसलिए फर्स्ट शरीर होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में माता जी बताई कि जैसे ईडा, पिंगला, सुषुम्ना कैसे एक्टिवेट होता है, उसका कार्य क्या है। फिर उसके बाद 7 चक्रों के बारे में पूरी तरह गंभीर भाव से बताई। फिर उसके बाद स्थूल शरीर का जो नियंत्रण, का जो परिशुद्धि, कैसे खाद्य पानीय होना चाहिए, ये सब कुछ वर्षा जी ने बहुत सुंदर भाव से हमको बता दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी इसका कुछ कुछ ऐड करना है कि किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो कुछ है। स्टेप बाय स्टेप लिया है तो वैसे तो क्वेश्चंस की गुंजाइश नहीं होगी। अब समझ में आ गया है। माधव जी आप अनम्यूट करिए। हाँ अभी। हेलो सर। हाँ सर, अभी प्रश्न क्या है? प्रश्न मैडम का नाम क्या? वर्षा, वर्षा पटेल। वर, वर्षा जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ये पिट्यूटरी और पिनेल ग्लैंड को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा और हो सके तो बताइए। हाँ, वो आगे 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 जो मैंने चैप्टर लिया था ना, इसमें मैंने बता दिया था। पर हाँ, स्वस्थ रखने के लिए हमें ये करना है कि जितना मतलब यहाँ पे जो कल्सीफाई, मतलब इसको केमिकल से बचाना है हमें, धुएं से बचाना है हमें, और जितना हो सके इतना डीप ब्रीथिंग हमें करना है। यानी प्राणायाम से? प्राणायाम और मेडिटेशन से हम इसको मतलब संवेदनशील बना सकते हैं, और वो वाइब्रेशंस को हम यहाँ पे जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस है इसको हम फील कर सकते हैं। लेकिन आपने बोला कि इसको ध्यान कैसे रखना है, तो ध्यान ऐसा ही रखना है कि जितने हो सके इतने हार्मफुल केमिकल्स और धुएं से हम बचे, मतलब कि जो मेडिसिन है वो कम से कम खाए,
हमारे फिजिकल बॉडी की जो मेडिसिन होती हैं वो ऐसे ग्लैंड्स को मतलब कि पूरा वो बंद कर देती है। मतलब खान पान खान पान में, हाँ, शुद्ध शुद्ध हो और प्राणायाम वगैरह एक्सरसाइज उसका उस हिसाब से करें। करे। और सबसे ज्यादा मेडिटेशन, जैसे मेडिटेशन करेंगे और हायर वाइब्रेशंस हमारा बॉडी शोषित करेगा, ऐसे अंदर से ही आपको पता चलेगा आपको कि भाई मुझे ये चीजें छोड़ देनी है, ये खाना छोड़ देना है, ये करना है, मुझे नहीं करना है। प्लस दिन में कम से कम हमें सोना है, और जितना हो सके वो सुबह और शाम हमें नजदीक के गार्डन में या प्रकृति के सानिध्य में हमें बिताना है, और ज्यादा से ज्यादा डीप ब्रीथिंग करनी है, और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, नमस्कार मैडम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, नमस्ते। Hello, Um, Varsha ji. You explain very quietly, very simple, and with the example. But the speed is your more. If the speed will be less, it will be more understanding and more enjoyable. Please try further to speed. थोड़ा स्पीड कम कीजिए, इतना स्पीड हो जाए कि जो आप एक्सप्लेन करते हैं सुनने के लिए एक सुनने से अदर चले जाता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए, नहीं तो मेरे आपको साथ कैसा एक्सप्लेन किया। मेरे साथ थोड़ा अच्छा दौड़िए। एग्जाम्पल दिया,